सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करेंगे। हमने गॉस का प्रमेय पढ़ लिया है, हमने कूलाम का नियम भी पढ़ लिया है। तो चलिए देखते हैं कि गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जा सकती है। लेकिन मेन मुद्दे पर आने से पहले बड़ा सा सवाल यह है कि क्या आपको गॉस का प्रमेय याद है? क्या आपको कूलाम का नियम याद है? जी हाँ, मैंने अभी कहा कि हमने पढ़ लिया है, लेकिन क्या आपको याद है क्या कि गॉस का प्रमेय क्या है, कूलाम का नियम क्या है? अगर आपको याद ही नहीं होगा तो आप फिर आरंभ कहाँ से करेंगे, अंत कहाँ पर करेंगे? अगर आपको पता ही नहीं कि गॉस का प्रमेय क्या है, कूलाम का नियम क्या है, तो स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड कहाँ पे करना है, ये कैसे पता चलेगा? कैसे करेंगे आप? इसलिए आगे बढ़ने से पहले हम लोग कूलाम के नियम और गॉस के प्रमेय को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार याद कर लेते हैं, जिसके आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो बताइए बच्चा कि गॉस का प्रमेय क्या है? क्या था गॉस का प्रमेय? गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ये है ना वैद्युत फ्लक्स, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का कितना टाइम्स होता है बच्चा? उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही है गॉस का प्रमेय। क्या है बच्चा? यही है गॉस का प्रमेय। और अब बताइए बच्चा कि कूलाम का नियम क्या था? कूलैम्स लॉ क्या था? F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वेयर। किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वेयर। हम जानते हैं कि दो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण होता है और दो विजातीय आवेशों में आकर्षण होता है। यानी कि अगर दो सजातीय आवेश होंगे तो एक दूसरे को ढकेलेंगे एक दूसरे से दूर, और अगर वो विजातीय आवेश हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे अपनी ओर। लेकिन दोनों ही स्थितियों में उनके बीच क्या लगेगा? दोनों ही स्थितियों में उनके बीच बल लगता है, और उस बल को आप कूलाम के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं भी दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 Q1 Q2/r स्क्वेयर। तो बच्चा ये क्या है? ये है कूलाम का नियम, ये है कूलाम का नियम। और अब हमको क्या करना है? हमारा मिशन क्या है? हमारा मिशन है गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम को प्राप्त करना। यानी इस नियम से, ये जो गॉस का प्रमेय है, इससे हमको ये लेकर आना है। ये आपका मिशन है। अगर आप इसे कबूल करते हैं तो कबूल तो करना ही पड़ेगा ना बच्चा, कबूल तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि कैसे करना है। हम लोग एक बिंदु O लेते हैं, एक बिंदु O, कहीं भी ले लीजिए एक बिंदु O। ये मैंने एक बिंदु O की कल्पना की, और उस बिंदु O पर एक प्लस Q आवेश ले लेते हैं, प्लस Q आवेश, एक बिंदु O, और उस बिंदु O पर हमने एक प्लस Q आवेश की कल्पना की है। अब आपको मालूम है कि आवेश के चारों ओर क्या बन जाएगा? आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है क्या कहलाता है? उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इस बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? एक गोला बना लीजिए। ये मैंने गोला बना लिया, ओके, गोला बोला है मैंने, यानी ये क्या होगा? ये एक बंद पृष्ठ होगा। तो इस गोले का बंद पृष्ठ क्या गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा? अच्छा, रेडियस कितना लिया है आपने? एक बार रेडियस ही बता दूं मैं आपको, कोई भी शंका नहीं रहना चाहिए मन में।
हमने कितना का हमने स्मॉल आर रेडियस और ओ केंद्र के एक गोले की रचना करी है। वृत्त नहीं बनाया है बच्चा, वृत्त नहीं है, गोला है। तो हमने ओ केंद्र और आर रेडियस वाले एक गोले की रचना करी है जो कि एक बंद पृष्ठ है, और इस गोले का बंद पृष्ठ गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, ये आपको पता है। और अब आगे देखिए कि इस गोले का हर एक बिंदु, इस गोले पर जो भी बिंदु होगा, क्या इस बिंदु आवेश प्लस क्यू से समान दूरी पर है? बिल्कुल है। हर एक बिंदु, इस गोले पर स्थित हर एक बिंदु इस प्लस क्यू आवेश से समान दूरी पर है, यानी कि इस गोले के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा बच्चा? एक समान होगा। ये क्लियर है? ये गोले का हर एक बिंदु, गोला देखो ये वृत्त नहीं है, गोला है, यानी उसमें पृष्ठ होगा। उस पृष्ठ पे चाहे आप जो भी बिंदु ले लो, उस गोले के पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, क्योंकि सभी के सभी बिंदु इस प्लस क्यू आवेश से समान दूरी पर हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई है कि इस गोलीय पृष्ठ जो आपका एक्चुअली में क्या है, गॉसीय पृष्ठ है, इसके हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान होगा, परिमाण समान होगा। अब बात करते हैं डायरेक्शन की। विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे होगा बच्चा? विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन यानी दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। कैसे होगी? त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र का परिमाण हर एक बिंदु के लिए समान है, लेकिन डायरेक्शन कैसा होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ, त्रिज्यीय दिशा में बाहर की तरफ होगी। यानी कि गोले, इस गोले के हर एक बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर, आप कोई भी बिंदु ले लो, एक उस गोले पर आप अपने पसंद से कोई भी एक बिंदु ले लीजिए, वहां पर विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। और त्रिज्या हमेशा क्या होती है? गोलीय पृष्ठ के हर एक बिंदु पर लंब होती है, यानी कि यह विद्युत क्षेत्र इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। एक्चुअली में वास्तविक रूप से क्या है? वास्तविक रूप से यह विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ है। विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ है, और त्रिज्या गोलीय पृष्ठ के हर एक बिंदु पर लंब होती है, यानी यह विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहां पर मैंने आपको दो चीजें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन बताया क्या क्या है पहले ये देखो। हमने एक बिंदु ओ ले लिया, अपनी पसंद से आप कहीं भी एक बिंदु ओ ले लीजिए। उस बिंदु ओ पर आप एक प्लस क्यू आवेश की कल्पना करते हैं। एक प्लस क्यू आवेश है, आवेश के चारों ओर क्या बन जाता है? आवेश के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाता है। आपने एक स्मॉल आर त्रिज्या और ओ केंद्र वाले एक गोले की रचना कर दी। ओके, और क्योंकि अब ये बंद पृष्ठ है, तो ये बंद पृष्ठ कैसा व्यवहार करेगा? गॉसीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा। अब इस गॉसीय पृष्ठ का, इस गोले का हर एक बिंदु इस आवेश से समान दूरी पर है, यानी हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। इस गोलीय पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र समान होगा। अब बात होती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन कैसा है? डायरेक्शन कैसा होगा विद्युत क्षेत्र का? त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ। विद्युत क्षेत्र त्रिज्या के अनुदिश बाहर की तरफ होगा, और त्रिज्या गोलीय पृष्ठ के हर एक बिंदु पर लंब होती है। यानी हम कहना ये चाहते हैं, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होगा, चाहे आप किसी भी बिंदु की बात करें। तो चलो मैं एक छोटा सा, एक बहुत ही अल्प पृष्ठ ले लेता हूं, एक बहुत ही अल्प पृष्ठ, ये ले लिया मैं, एक बहुत ही अल्प पृष्ठ, एक छोटा सा पृष्ठ की कल्पना कर लिया मैं, ये छोटा सा पृष्ठ। ओके बच्चा, और इस छोटे से पृष्ठ को हम नाम दे देते हैं ds। एक अल्प पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ओके, और एक्चुअली में यह अल्प पृष्ठ कहां है? इस बिंदु P के चारों ओर, जिस बिंदु P पर आपने विद्युत क्षेत्र लिया है ना, बोला है ना कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र ऐसे लंबवत बाहर की ओर है, उस बिंदु P को घेरे हुए एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना करिए।
कर लिया आपने ds की कल्पना। अब बताइए यहां पर क्षेत्र सदिश की दिशा क्या होगी, तो आपको मालूम है ना, क्षेत्र सदिश भी किधर होता है, लंबवत बाहर की ओर होता है। क्षेत्र सदिश कैसा होगा, इस ds के लंबवत बाहर की ओर होगा, विद्युत क्षेत्र भी लंबवत बाहर की ओर है, यानी वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों एक ही दिशा में हैं। वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों समांतर हैं, यानी वेक्टर E और वेक्टर ds के बीच का कोण कितना होगा, 0 होगा। फिर से समझ लो बच्चा, आपने एक अल्पपृष्ठ की कल्पना करी है ना, एक ds ले लिया अल्पपृष्ठ, इस बिंदु P के चारों ओर, इस बिंदु, अच्छा मैं दूर में लिख दिया हूं तो शायद आपको दिख ना रहा हो कि भाई बिंदु P कहां पे है, बताता हूं आपको बिंदु P कहां पर है। ये है बिंदु P बच्चा, ये जो है ना ये बिंदु P है, और इसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर की ओर है वेक्टर E। इस बिंदु P को घेरे हुए एक अल्पपृष्ठ की कल्पना करिए, ds की कल्पना करिए, और अब बताइए यहां पर क्षेत्र सदिश कैसा होगा, क्षेत्र सदिश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होता है, तो विद्युत क्षेत्र भी लंबवत बाहर की ओर है, क्षेत्र सदिश भी लंबवत बाहर की ओर है, यानी वेक्टर E और वेक्टर ds दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों समांतर होंगे, यानी दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा। ओके, तो अब हम लोग अगर ये पता करना चाहें कि इस अल्पपृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है, क्योंकि आप अगर गॉस प्रमेय की बात कर रहे हो बच्चा, अगर आप गॉस प्रमेय की बात कर रहे हो यानी आप फ्लक्स लेके आओगे ही, कहीं ना कहीं क्या बिना विद्युत फ्लक्स के गॉस प्रमेय का कहाँ अस्तित्व है। गॉस का प्रमेय क्या करता है, गॉस का प्रमेय विद्युत फ्लक्स और विद्युत आवेश के बीच में संबंध स्थापित करता है, तो विद्युत फ्लक्स और आवेश तो रहेंगे ही जब भी गॉस के प्रमेय की बात होगी। तो अल्पपृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अल्पपृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, इस छोटे से पृष्ठ की बात हो रही है तो विद्युत फ्लक्स भी छोटा सा ही होगा। फॉर्मूला होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, क्या हो जाएगा ये E ds cos 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि वेक्टर E एंड वेक्टर ds आर इन सेम डायरेक्शन। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं हो कि दोनों समांतर हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं, दैट्स वाई थीटा विल बी 0 डिग्री। ओके, चलिए cos 0 1 होता है, E ds हो जाएगा, d फाई E है। ये इस अल्पपृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, इस पूरे गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, आप समाकलन करेंगे तो फाई ई आपको मिल जाएगा, समाकलन E ds। और आपको पहले ही बताया जा चुका है कि पृष्ठ के हर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र एक समान है, यानी E कांस्टेंट है, E बाहर आ जाएगा। आप ds का समाकलन कर लीजिए, ds का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि बच्चे इसका अपना फॉर्मूला ढूंढते हैं, अरे यार इंटीग्रेशन में ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, आप उसके भौतिक अर्थ को नहीं समझे हो बच्चा। इंटीग्रेशन ऑफ ds लिखा है, इसका मतलब क्या है कि आप ऐसे ds को जोड़ते जाइए, ऐसे अल्पपृष्ठ को आप जोड़ते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ऐसे अल्पपृष्ठ को आप जोड़ते जाएंगे तो क्या आपको इस पूरे गोले का पृष्ठ नहीं मिल जाएगा, पूरा गोले का पृष्ठ मिलेगा ना। तो जब मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ ds, यानी मैं किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैं बोल रहा हूं इंटीग्रेशन ऑफ ds यानी कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, गोले में वक्री पृष्ठ ही होता है बस, कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा।
तो ये आपने अपनी कैलकुलेशन से निकाल लिया कि जो गॉसिय पृष्ठ आपने बनाया है, जो गॉसिय पृष्ठ आपने बनाया है उस गॉसिय पृष्ठ से इतना विद्युत फ्लक्स गुजरना चाहिए। लेकिन 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 गॉस के प्रमेय से बच्चा, गॉस का प्रमेय क्या कहता है कि अगर कोई बंद पृष्ठ है तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा, उसके अंदर के आवेश का 1/ε0 टाइम्स होगा। इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए, इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए। आपने बोला फ्लक्स इतना होगा, गॉस ने बोला फ्लक्स इतना होगा, गलत कौन होगा? देखो यार, ये तो साइंटिस्ट महोदय हैं, इनको गलत नहीं कह सकते, लेकिन हमको अपने ऊपर भी इतना भरोसा रखना होगा कि इतनी मेहनत से हमने प्राप्त किया है तो हम भी गलत नहीं होंगे। सुनिए, वसीम बरेलवी जी का शेर है कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने। सुनिएगा यार, एक शायर क्या कहता है, क्या नसीहत देता है आने वाली पीढ़ियों को कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, और मुझमें मैं जो मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, और मुझमें मैं जो मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। और मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी, जल्दीबाजी देखिएगा, कि मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो भी कश्ती मिली उसी पे भरोसा कर लिया मैंने, कि जो भी कश्ती मिली उसी पे भरोसा कर लिया मैंने। और ये वसीम बरेलवी जी खुद कहते हैं, ये जो आगे वाली लाइन है वो केवल इंडिया में हो सकता है, केवल हिंदुस्तान में हो सकता है, ये बात केवल इंडिया में ही मुमकिन है। कि फिर से सुनिएगा कि सभी को छोड़कर खुद पर भरोसा कर लिया मैंने, और मुझे मैं जो मरने को था जिंदा कर लिया मैंने। और मुझे उस पार उतर जाने की जल्दी ही कुछ ऐसी थी कि जो भी कश्ती मिली उसी पे भरोसा कर लिया मैंने। और भरोसा तूने तोड़ा था, आपको नहीं बोल रहा हूँ, उसको बोल रहा हूँ। और भरोसा तूने तोड़ा था, भरोसा तूने तोड़ा था पर खुद को सजा यूं दी। भरोसा तूने तोड़ा था पर खुद को सजा यूं दी कि तेरे बाद जो भी मिला उसी पे भरोसा कर लिया मैंने। ये बात केवल इंडिया में मुमकिन है। सच्ची मोहब्बत ही ऐसा कर सकती है यार, कि तेरे बाद जो भी मिला उसी पे भरोसा कर लिया मैंने। और मेन मुद्दा ये है दोस्त, भटक मत जाना ना, भटक नहीं जाना। मैं तो बस आप लोगों का थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहता हूँ कि सभी को छोड़कर खुद पे भरोसा कर लिया मैंने। तो मैंने भरोसा किया है, मैं गलत नहीं होऊंगा, मैं गलत नहीं हूँ, ये भी गलत नहीं है, यानी हम दोनों सही हैं, यानी हम दोनों को बराबर होना पड़ेगा, हम दोनों को बराबर होना पड़ेगा। बराबर हो गया, यहाँ से E कितना आ जाएगा, 1/4πε0 Q/r² आ जाएगा। तो आपको मिल गया E = 1/4πε0 Q/r²। E = 1/4πε0 Q/r²। लेकिन क्या हमको यही करना था? हमने तो इस बिंदु P पे अभी क्या निकाला है, हमने इस बिंदु पे एक विद्युत क्षेत्र निकाला है बस, कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, इतना होगा। E = 1/4πε0 Q/r² होगा। लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, कूलाम का नियम चाहिए। और कूलाम का नियम बल की बात करता है, दो आवेशों के बीच बल की बात करता है। तो दूसरा आवेश किधर है, कित्थे है, कित्थे दूसरा आवेश कित्थे है? तो ले लेते हैं ना, चलो मान लेते हैं। चलो मान लिया कि इस बिंदु P पर एक आवेश है Q0। इस बिंदु P पर हम एक आवेश की कल्पना करते हैं Q0। तब देखिए, इसको लिख लीजिए, बिंदु P पर एक आवेश Q0 की कल्पना करते हैं। और अब आपको याद ही होगा, कि अगर कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में है तो उस आवेश पर बल लगता है। अगर कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में है तो उस आवेश पे बल लगता है ना। कितना बल लगता है बच्चा? तब Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल F = कितना हो जाएगा, Q × E होगा। Q0 लेना पड़ेगा क्योंकि आपका आवेश Q0 है। F = Q0E। तो अब हम लोग बस वैल्यू रख देंगे, F = 1/4πε0
क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। क्या मिल गया आपको कूलाम का नियम? F इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वेयर। यही तो है कूलाम का नियम। ये समझ में आया आपको? अगर कोई आवेश, मान लीजिए ये विद्युत क्षेत्र है एक, ये है वेक्टर E, ओके, और यहां पे कोई आवेश रख दिया आपने, यहां पे कोई आवेश है Q, हमने Q नॉट लिया है तो हम Q नॉट लिख देंगे यहां पर। इस आवेश पर बल लगेगा ना इस विद्युत क्षेत्र के कारण, कितना लगता है? वेक्टर F इज इक्वल टू Q नॉट वेक्टर E। बस हमने इस E का वैल्यू रख दिया है यहां पर, E का वैल्यू रख दिया, आपको आंसर मिल गया। तो ये है कूलाम का नियम, और ऐसे आप गॉस के प्रमेय से कूलाम का नियम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हमने इस चैप्टर में काफ़ी लंबा सफर तय किया है। पहले हमने आवेशों के बारे में पढ़ा, आवेशों के मूलभूत गुणों के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने वैद्युत द्विध्रुव की बात करी। वैद्युत द्विध्रुव के लिए अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। उसके बाद हमने ये देखा कि जब कोई एक वैद्युत द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, उसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा, उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। उसके बाद चैप्टर ने एक नया रुख लिया और बात आई वैद्युत फ्लक्स की। और जब हम वैद्युत फ्लक्स पढ़ते हैं तो उसका अगला कदम होता है गॉस का प्रमेय, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बार बार बताया जा रहा है। और गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हमने किया। इसके मेन हम 4 या 5 अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं। बताइए कौन कौन से? पहले हमने एक समान आवेशित रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। उसके बाद बेलन के कारण भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। उसके बाद बताइए, उसके बाद समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। 2 समतल चादरों के कारण भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। उसके बाद एक खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया, ठोस गोले के कारण भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया। और आज हमने गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की व्युत्पत्ति करी है। इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस वीडियो में हम लोग एमसीक्यूज करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। और अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, अगर आप उसको गंभीरता से लेते हैं बच्चा, तो इस चैप्टर को लेकर जो भी डाउट, जो भी शंका आपके मन में, वो सब दूर हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसा बार बार कहता हूं कि आपने कितना सीखा है, अगर ये परखना है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। और नेक्स्ट जो लेक्चर है वहां पर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। बेटा उस वीडियो को जरूर देखिए, आप पक्का से देखिए, आपको बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज के साथ। तैयार हो जाइए, सीट बेल्ट बांध लीजिए, पूरी तैयारी के साथ मिलिएगा, क्योंकि आंसर आपको भी करना है। चलिए हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, उसी वीडियो में जिसमें हम लोग एमसीक्यूज की बात करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।